अस्सलामुअलैकुम व्यूवर CSS ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक बायोफ्यूल पे है। CSS और PMS के एग्ज़ाम के हवाले से बायोफ्यूल एक अहम टॉपिक है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि बायोमास क्या है, बायो एथेनॉल क्या है, बायोडीज़ल क्या है और बायोगैस के बारे में, और इसके अलावा एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम इनकी प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में भी सीखेंगे कि ये कैसे तैयार किए जाते हैं और रवायती फॉसिल फ्यूल के ये कैसे अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकते हैं, क्योंकि मदनी तेल और डीज़ल की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और हमें इनकी अल्टरनेट फ्यूल की बहुत ज़रूरत होती है और दुनिया हमें एनर्जी के नए रिसोर्सेज की अशद ज़रूरत है और हमारी एनर्जी सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। इसलिए इंसान दिन ब दिन नए एनर्जी के रिसोर्सेज तलाश कर रहे हैं। अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि बायोफ्यूल क्या चीज़ है। तो बायोफ्यूल वो फ्यूल्स हैं जो लिक्विड या सॉलिड या गैसियस फॉर्म में किसी बायोमास या बायोलॉजिकल मटेरियल से हासिल किए जाते हैं। ये एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की किस्म है और इनको सिंथेटिक तरीक़ों से ख़ुद तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी के प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। बायोमास के बारे में हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। वो वीडियो देखने के लिए इस ऊपर लिंक पर क्लिक करें। अब बायोमास में वो मटेरियल होते हैं जो जानदारों या जानदारों की बाकियात से हासिल किए जाते हैं। बायोमास प्लांट्स और जानवरों और या दोनों के हो सकते हैं। बायोफ्यूल वो अब बायोफ्यूल वो फ्यूल होता है जो नामियाती या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से हासिल किए जाते हैं। तीन तरह के बायोफ्यूल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जो कि बायो इथेनॉल, बायोडीज़ल और बायोमीथेन हैं। बायो इथेनॉल शुगर, एलगी, वीट और शुगर बीट जिसको चुकंदर कहते हैं उससे हासिल किया जाता है। बायोडीज़ल को हम वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स और एलगी लिपिड से हासिल करते हैं और बायोमीथेन वेस्ट से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट, सीवेज वगैरह। बायोफ्यूल फीड स्टॉक से कैसे हासिल किया जाता है, जैसे सोयाबीन से हम ऑयल हासिल करके उससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं। कॉर्न, शुगर केन, शुगर बीट और एलगी वगैरह से हम जो हैं स्टार्च हासिल करके हम उनसे बायोफ्यूल या बायोफ्यूल हम हासिल करते हैं। इसके अलावा एनिमल फैट्स, एग्रीकल्चर फैट, पाम ऑयल और सर्टन फंजाई से भी हम बायोफ्यूल हासिल कर सकते हैं। अब बायोफ्यूल की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्लास बायोफ्यूल वो होते हैं जो शुगर या स्टार्च से हासिल किए जाते हैं, ठीक है, और उनसे या वेजिटेबल ऑयल से जो बायोफ्यूल तैयार कर जाते हैं उनको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। सेकंड जनरेशन वो बायोफ्यूल्स होते हैं जो वुड, स्ट्रॉ बेल्स और इन चीज़ों से हासिल किए जाते हैं। ये थोड़े से एडवांस फ्यूल्स होते हैं। और थर्ड जनरेशन वो बायोफ्यूल्स होते हैं जो एलगी से हासिल किए जाते हैं, और जैसे कि मेराइन एलगी से हासिल किए जाते हैं। अब बायोफ्यूल के एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि लोअर एमिशन ऑफ ग्रीन गैसेस जो होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, H2O, मीथेन वगैरह, इनको इनकी कम से कम एमिशन होती है, तो हमारे पास जो है माहौल जो है साफ़ रहता है। उसके बाद ये रिन्यूएबल हैं, इनको हम खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अरसे में ये रिन्यूल हो जाते हैं। अगर आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपको जानना है तो आप हमारी वीडियो एक देख सकते हैं जो जिसका
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा ये बायोफ्यूल जो हैं बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं और सेफ़र होते हैं फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में। ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं बायो इथेनॉल को हम पेट्रोल भी कह सकते हैं, ये उसका मुतबादल होता है। बायोडीज़ल जो है बसों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ये आम डीज़ल का या फॉसिल फ्यूल डीज़ल का मुतबादल है या अल्टरनेटिव है। इसके अलावा बायोगैस जो हैं ये भी जो है हम बायोफ्यूल्स की एक किस्म है, और बायोब्यूटेनॉल भी एक बायोफ्यूल की एक किस्म है। ये 4 अक़साम बहुत अहम हैं। अब बायो इथेनॉल क्या चीज़ होती है? बायो इथेनॉल एक कलरलेस और क्लीन लिक्विड होता है जो कि ऐसे बायोमेस से बनाया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता की मकदार ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि गन्ने के जूस, चुकंदर के जूस या मकई वगैरह से, जो कि दुनिया ये फ्यूल गाड़ियों के फ्यूल के लिए एक बेहतरीन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसकी तैयारी में ये प्रोसेस अपनाया जाता है। सबसे पहले शुगर केन या गन्ने को मिलिंग करके पीस कर उसका जूस निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी फर्मेंटेशन या उसको खमीर उसका बनाया जाता है। फर्मेंटेशन से कहते हैं, खमीर को कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुगर को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है और इस अल्कोहल से फिर इथानॉल प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद जो है डिस्टिलेशन की जाती है थर्ड प्रोसेस में। इसमें इथानॉल को सेपरेट किया जाता है बाकी मवाद से, और आखिर में मिक्सचर को जो है डिहाइड्रेट करके उससे बायो इथानॉल निकाल लिया जाता है, और ये गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल के मुतबादल के फ्यूल के तौर पर। अब इसमें हम आप देख लें कि सबसे पहले हमारे पास जो है सुक्रूज़ होता है जिसका फार्मूला है C12H22O11, जिसको हम शुगर भी कहते हैं, ठीक है। ये शुगर का फार्मूला है। जब इसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो हमारे पास ग्लूकोज फॉर्म में आता है, और इसको फ्रक्टोज़ कहते हैं, ठीक है। इस फ्रक्टोज़ को जो है बाद में जाइमेस के ज़रिए जो है कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको एथानॉल कहते हैं, में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इसकी फर्मेंटेशन या खमीर पैदा करने के लिए 3 दिन रिक्वायर होते हैं। 3 दिनों में मुकम्मल जो है खमीर तैयार हो जाता है। उससे इसकी शुगर या स्टार्च से जो है या ग्लूकोज से जो है वो इथानॉल हासिल कर लिया जाता है, और तकरीबन 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बरकरार रखा जाता है 3 दिन के लिए। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं बायो इथेनॉल के? बायो इथेनॉल के एडवांटेजेस ये हैं कि ये इथेनॉल, सबसे पहले एडवांटेजेस को देख लेते हैं। ये इथेनॉल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्लियरली या क्लीनली बर्न होता है पेट्रोलियम के मुकाबले में, और कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन भी इससे कम होती हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत लार्ज अमाउंट में अगर पैदा करने शुरू किया जाए तो सॉइल एरोजन और डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन होगी तो फिर सॉइल एरोजन भी हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमें लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी और वहाँ पर जो है हमें फसल लगवानी पड़ेगी, और उस जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल एरोजन। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि आम जो करंट इंजन हमारे पास गाड़ियों में चल रहे हैं उनमें से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी। ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि बिल्कुल उसी में बायो इथेनॉल पेट्रोल वाली गाड़ी में डायरेक्टली नहीं चल सकता, उस गाड़ी में थोड़ी सी हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और इसके अलावा ये जो है हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, थोड़ा सा आम पेट्रोल से ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये इसके डिसएडवांटेज थे। नेक्स्ट हमारे पास बायो डीज़ल आ जाता है, जो कि
बायोफ्यूल की दूसरी किस्म है। बायोडीज़ल को कैसे तैयार करते हैं और ये इसको आम मादनी डीज़ल या फॉसल फ्यूल डीज़ल के मतबादल के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल पेट्रोलियम डीज़ल की तरह ही होता है, यानी कि इसमें भी 10 से 21 कार्बन के एटम के मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आम डीज़ल की तरह भी यही डीज़ल होता है। बायोडीज़ल, ये डीज़ल जो है वेजिटेबल ऑयल, जो आम जो खाने का तेल है, या एनिमल फैट्स जिसको चर्बी भी कहते हैं, जानवरों की चर्बी से तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए ट्रांसस्टिफिकेशन का अमल अपनाया जाता है। ट्रांसस्टिफिकेशन के अमल में सबसे पहले जो है ग्लाइसरीन तैयार की जाती है इसकी, जिसको क्रूड ग्लाइसरीन कहते हैं, और इस क्रूड ग्लाइसरीन को फिर जो है रिफ़ाइन किया जाता है, और रिफ़ाइन करने से हमें ग्लाइसरीन भी मिलती है, और दूसरी प्रोडक्ट जो हमें मिलती है उसको मिथानॉल कहते हैं। और मिथानॉल दोबारा जो है एज ए कैटलिस्ट इस प्रोसेस ट्रांसस्टिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, और ये एज ए कैटलिस्ट जब इस्तेमाल होता है तो हमारे पास क्रूड बायोडीज़ल हासिल होता है। उस क्रूड बायोडीज़ल को रिफ़ाइन करने के बाद हमें बायोडीज़ल मिल जाता है। अब जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ ऑयल से हम कैसे बायोडीज़ल हासिल करते हैं, और उनका जो है प्रोसेस क्या होता है, और कितना टाइम दरकार होता है, और कौन सा कैटलिस्ट इसको तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो सोयाबीन या कैस्टर ऑयल से जो हम बायोडीज़ल तैयार करते हैं उसको, उसका में जो अल्कोहल हासिल होता है उसको इथाइल कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमें टेम्परेचर जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता है, और इसको रिएक्शन में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। वेस्ट फ्राइंग ऑयल जो है, इससे जो फ्राइंग ऑयल, ऐसा ऑयल जो वेस्ट हो जाता है, ठीक है, फ्राई करने के बाद उससे जो है हमें अल्कोहल जो हासिल होता है वो मिथाइल अल्कोहल हासिल होता है, ठीक है। और इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, और 1 घंटे में हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हमें बायो मिथाइल ऑयल, मिथाइल अल्कोहल हासिल हो जाता है। उसके बाद रेप सीड से ये भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड में 33 मिनट्स में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हासिल होता है। और सनफ्लावर, इससे जो इसके ऑयल से जो बायोडीज़ल तैयार किया जाता है उसकी तैयारी में हमें मिथाइल हासिल होता है, जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर रखना पड़ता है, और ये कुल वक्त 45 मिनट लेता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोडीज़ल, एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ पर बायोडीज़ल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडीज़ल को हम जो है आम डीज़ल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हमें इंजन में तब्दीली की या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेलवे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रेल के इंजन में, एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग ऑयल में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीनिंग ऑयल स्पिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडीज़ल को हम जनरेटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं कि बायोडीज़ल के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस को देख लेते हैं। ये जो है सबसे बड़ा एडवांटेज इसको ये है कि बगैर किसी मॉडिफिकेशन के, इंजन के में हम बगैर मॉडिफिकेशन के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। B100 बायोडीज़ल, प्योर बायोडीज़ल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो है इग्निशन डिले जो है आम स्टैंडर्ड डीज़ल के मुकाबले में छोटा होता है, ठीक है। ये जल्दी आग पकड़ लेता है, जल्दी जल जाता है, और इसमें जो है सल्फ़र के कंटेंट नहीं होते, तो इसलिए एसिड रेन या माहौल को, हमारे एटमॉस्फेयर को ये साफ़ रखता है, ठीक है, और एसिड रेन से बचाता है, ठीक है। और बायोडीज़ल इसके अलावा जो है एक अच्छे लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है आम डीज़ल के मुकाबले में। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये जो है ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें आम डीज़ल के मुकाबले में, क्योंकि इसकी तैयारी में हमें काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए ये महंगा पड़ता है।
ठीक है। ये जो है बायोडीज़ल जो है हम नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करता है जब ये बर्न होता है, तो जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्मोक में अहम किरदार अदा करता है, जिसका ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है फ़ज़ा में जाकर स्मोक पैदा करती है। और प्योर बायोडीज़ल जो है, इसमें अगर कोई हम मिक्स ना करें तो प्योर बायोडीज़ल जो है इसकी कुछ एक प्रॉब्लम है, लो टेम्परेचर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा जो है, अगर हम फसलों से या ऑयल जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनसे हम बायोडीज़ल तैयार करना शुरू कर दें तो हमारे फूड की शार्टेज हो सकती है, हमें खाने के लिए तेल जो है बहुत महंगा पड़ेगा या मिल नहीं सकता। ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब बायो इथेनॉल और बायोडीज़ल, इनमें क्या कंपैरिजन है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रोसेस में, बायो इथेनॉल में फर्मेंटेशन या तख़मीर का प्रोसेस होता है इसकी तैयारी में, जबकि बायोडीज़ल की तैयारी में ट्रांजिस्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या हैं? दोनों के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ये हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कम अमिट करते हैं। ठीक है। कंपेटिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें भी 100% बायोडीज़ल इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जबकि इसको E85 जो है 85% जो है हम बायो इथेनॉल को मिक्स करते हैं दूसरे पेट्रोलियम के साथ। ठीक है। कॉस्ट जो है, ये बायो इथेनॉल थोड़ा सा चीपर पड़ता है और जबकि बायोडीज़ल हमें थोड़ा महंगा पड़ता है। अच्छा, गैलन पर एकड़, कितने एकड़ पर हम कितने गैलन जो है बायो इथेनॉल हम हासिल कर सकते हैं? तो बायो इथेनॉल 420 गैलन पर एकड़ हम हासिल कर सकते हैं, जबकि बायोडीज़ल जो है सिर्फ 60 गैलन पर एकड़। अगर हम सोयाबीन के ऑयल को इस्तेमाल करें तो 60 गैलन पर एकड़ ही हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसी वजह से एक्सपेंसिव है। तो एनर्जी जो है 93% मोर नेट एनर्जी पर गैलन इससे हासिल होती है बायो इथेनॉल से, जबकि 25% जो है नेट एनर्जी बायोडीज़ल से हासिल होती है, जो कि बायो इथेनॉल के मुकाबले में बहुत कम है। अब जो है हम बायोगैस के बारे में देख लेते हैं कि बायोगैस क्या होती है। ये आम जो नेचुरल गैस होती है उसकी जगह पर जो तैयार की जाती है उसको बायोगैस कहते हैं। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस की जाती है, इसको हम नेचुरल के दो गैस के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये दरअसल बायोगैस जो है बहुत सी गैसों का मिक्सचर होता है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन वगैरह का। ठीक है। मीथेन 50 से 75% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 25 से 50% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और दूसरी गैसों की मिकदार कदरे कम होती है। अब हम देखते हैं कि बायोगैस कैसे तैयार की जाती है। इसके लिए हमें बायोवेस्ट की ज़रूरत होती है। बायोवेस्ट क्या होती हैं? जो कि गली सड़ी सब्ज़ी, फ्रूट, गाय का गोबर, इनको बायोवेस्ट कहते हैं। ये सब चीज़ें बैक्टीरिया की मौजूदगी में और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गल सड़ कर गैस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जिसको हम बायोगैस कहते हैं और इसको जलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें यहाँ पर हम बायोगैस के प्लांट के बारे में देख लेते हैं कि बायोगैस का प्लांट कैसे काम करता है और हम बायोगैस को कैसे तैयार कर सकते हैं वेस्ट के ज़रिए। तो सबसे पहले वेस्ट और डंक को जो है एक जगह पे, या गाय के गोबर को एक जगह पे हम जमा करके रखते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है एक डाइजेस्टर की तरफ धकेल देते हैं एक नाले के ज़रिए, और आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े कुएं में आहिस्ता आहिस्ता ये मटेरियल जो है, गोबर जो है, मुंतकिल होता रहता है।
जब उसमें वो मुंतकिल होता है तो वहाँ पर जो है उसकी फर्मेंटेशन होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है गलने सड़ने के बाद जो है गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो गैस जो है कलेक्ट की जाती है एक गैस होल्डर के ज़रिए। गैस होल्डर क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो है लोहे का या स्टील का एक कंटेनर होता है जिसमें गैस जमा होती रहती है, और उस गैस को बाद में जो है हम इस्तेमाल कर लेते हैं कंबस्शन के लिए, जलाने के लिए किचन वगैरह में। ठीक है, और बाकी जो है जब ये पूरा गड़ा भर जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर निकलनी, ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना शुरू हो जाता है और इसको स्लज कहते हैं। ये स्लज जो है एक फर्टिलाइज़र या खाद के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होगा और केमिकल फर्टिलाइज़र का एक बहुत अच्छा मुतबादल होगा। अब एडवांटेजेस क्या हैं बायोगैस के, ये एयर और वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, ये मोर एनवायरमेंटली, दूसरी प्रोडक्ट जो हमें फर्टिलाइज़र मिलता है वो मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं कम होती हैं। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट जो है बड़े अच्छे से हो जाती है। एग्रीकल्चर में हमारे पास जो फूड या दूसरी चीज़ें ज़ाया होती हैं वो हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी का जो है हमें मसाइल जो हैं उससे वो पूरा कर सकते हैं हम। बायोगैस हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोगैस जो है हम आम गैस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम एलपीजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या नेचुरल गैस हमारे घरों में जो नालियों की सूरत में आती है उसकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम गाड़ियों के इंजन में भी बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि बायोगैसेस के क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, ये इससे ग्रीन हाउस गैसेस कम होती हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमें मिलती है। ठीक है, एक अच्छा सोर्स है, एक अच्छा ज़रिया है गैस को हासिल करने का। ठीक है, और हमारे माहौल में आलूदगी को भी या पॉल्यूशन को भी ये इसकी वजह से कम होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस को अब देख लेते हैं हम। तो डिसएडवांटेजेस में ये हैं कि इसको प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी थोड़ी सी होती है। ठीक है, और प्राइस इंक्रीज़ हो सकती हैं इसकी वजह से। ठीक है, फूड में शॉर्टेज हो सकती है। ठीक है, और फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है हम कंक्लूजन को देख लेते हैं। तो कंक्लूजन ये है पूरे इस बायोफ्यूल टॉपिक का कि ये जो है वेस्ट को रिड्यूस करता है, जो हमारे माहौल में पोल्यूशन या वेस्ट है उसको रिड्यूस करता है। हमारी एयर जिसकी वजह से साफ़ हो जाएगी। ठीक है, एक नई एग्रीकल्चर या ज़राअत की मार्केट है। ठीक है, इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम जो हैं बाहर से बहुत ज़्यादा फ्यूल मंगवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेमेंट हमें करनी पड़ती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास हमारे कंट्री में आ जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाती है क्योंकि ये क्लीन और ग्रीन गैस है। ठीक है, इस वजह से एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो हैं कम प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में रिडक्शन होती है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इज़हार करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स दरकार हैं तो कमेंट में बताएं और हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि तमाम स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।